जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम का अध्ययन किया था, जिसमें पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। आज हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को समझेंगे, जिसने विधान परिषदों के अधिकारों और भारतीयों की भागीदारी में कुछ और वृद्धि की। आइए समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को। पहली विशेषता है विधान परिषदों का विस्तार। यानी सबसे पहले समझिए कि विधान परिषद क्या होती है। यह वह संस्था होती है जहां कानून पर चर्चा की जाती है। यानी विधान परिषद मतलब कानून बनाने और उस पर चर्चा करने वाली परिषद। तो 1892 के अधिनियम में यानी इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सदस्य मतलब जो सरकारी अधिकारी नहीं हो, यानी गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सरकारी सदस्य नहीं हो। यानी अब पहले की तुलना में अधिक भारतीय परिषदों का हिस्सा बन सकते थे। यानी अब पहले की तुलना में अधिक भारतीय लोग परिषदों का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, सरकार ने केवल संख्या बढ़ाई थी, नियंत्रण नहीं छोड़ा था। यानी परिषदों में बहुमत अभी भी सरकारी अधिकारियों को ही रहता था। यानी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सरकार के ही पास थी। तो यह पहली विशेषता क्या थी? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। बहुमत मतलब आधे से अधिक सदस्य। तो इसका मतलब क्या है? केंद्र एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत जो था वह सरकारी सदस्यों के पास ही रहा। अगली विशेषता को देखते हैं हम। विधान परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए। यानी अब केवल सदस्यों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि उनके अधिकारों में वृद्धि की गई और पहली बार परिषद के सदस्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट था उस पर चर्चा भी कर सकते थे। यानी बजट का अर्थ है सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण। यानी सरकार पैसा कहाँ कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। इसके अलावा सदस्य कार्यपालिका यानी सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे। इससे सरकार की जवाबदेही थोड़ी बढ़ी, लेकिन ध्यान रखिए वह केवल प्रश्न ही पूछ सकते थे और चर्चा कर सकते थे। वह सरकार को बाध्य नहीं कर सकते थे और ना ही बजट में संशोधन कर सकते थे। तो यह कैसी विशेषता थी? बजट पर बहस करने की अधिकार मिला और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। अगली विशेषता को देखते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था। यानी गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था। ये नामांकन क्या है? नामांकन मतलब चुनाव के बिना नियुक्त करना। यानी चुनाव के बिना नियुक्त करना। समझते हैं इसको। अब इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझिए। पहली बार कुछ संस्थाओं को अपने प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार दिया गया। यानी केंद्रीय स्तर पर वायसराय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था की सिफारिश पर सदस्यों को नामांकित कर सकता था। वहीं प्रांतीय स्तर पर गवर्नर, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। तो इस विशेषता में क्या था? वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद एवं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति मिली। और क्या था? गवर्नर को प्रांतीय विधान परिषदों में निम्न संस्थाओं की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त कर सकती थी या फिर नियुक्त करने की शक्ति मिली। तो जो गवर्नर था वो प्रांतीय विधान परिषदों में निम्न संस्थानों की सिफारिश पर, निम्न संस्थाएं मतलब जैसे हो गई जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति मिली। अब इन संस्थाओं को भी समझ लेते हैं। यानी जिला परिषद यानी जिले के विकास और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी संस्था यह थी।
नगर पालिका मतलब शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं का कार्य करने वाली संस्था। विश्वविद्यालय तो आप जानते ही हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था जो शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। और व्यापार संघ मतलब व्यापारियों और उद्योगपतियों का संगठन। और जमींदार तो आप लोग जानते ही होंगे, बड़े भूस्वामी जिनका उस समय समाज और प्रशासन में प्रभाव था। ये समझिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यह व्यापार और उद्योग से जुड़ा प्रमुख संगठन था। तो इन संस्थाओं द्वारा सुझाए गए नामों में से ही सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। याद रखिएगा 1892 में संस्थाओं की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन। अगली विशेषता है सीमित एवं परोक्ष चुनाव की शुरुआत। समझते हैं परोक्ष चुनाव क्या होता है। क्या परोक्ष चुनाव मतलब प्रतिनिधि किसी संस्था या मध्यस्थ प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाएं। क्या था इसका मतलब? प्रतिनिधि किसी संस्था या मध्यस्थ प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते या चुने जाएं। हम इस विशेषता को समझते हैं। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझिए। अक्सर परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द नहीं लिखा गया है, यानी इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द नहीं लिखा गया था, लेकिन व्यवहार में कुछ संस्थाएं अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजती थी और उन्हीं नामों में से वायसराय या गवर्नर सदस्यों को नियुक्त करते थे। यही कारण है कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं बल्कि सीमित और परोक्ष चुनाव की शुरुआत माना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता सीधे वोट देकर प्रतिनिधि चुने, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं। क्या कहा गया है? इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं बल्कि सीमित और परोक्ष चुनाव की शुरुआत माना जाता है। परोक्ष चुनाव की शुरुआत माना जाता है। सीमित इसलिए क्योंकि सभी लोगों का मतदान का अधिकार नहीं था, और परोक्ष इसलिए क्योंकि जनता सीधे प्रतिनिधि नहीं चुनती थी। पहले संस्थाएं नाम सुझाती थी, फिर सरकार नियुक्त करती थी। आई बात समझ में? तो इसमें क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सीमित और परोक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। और अधिनियम में कहीं चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर नामांकन कहा गया। ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। और याद रखिएगा 1892 का अधिनियम चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं, फिर भी परोक्ष चुनाव की शुरुआत मानी जाती है। अब हम लोग इस अधिनियम को रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। आइए पूरे अधिनियम को दोहरा लेते हैं। एक बार समझिए फिर इस तथ्य को देखते हैं। यानी 1892 के अधिनियम में विधान परिषदों का विस्तार किया गया। समझिए आप लोग इस बात को। 1892 के अधिनियम में विधान परिषदों का विस्तार किया गया, लेकिन बहुमत सरकार के ही पास रहा। क्या था? लेकिन बहुमत सरकार के पास ही रहा। पहली बार परिषदों को बजट पर चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। क्या था? पहली बार परिषदों को बजट पर और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। साथ ही जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाओं की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जाने लगा। यही व्यवस्था आगे चलकर सीमित और परोक्ष चुनाव का आधार बनी। समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। इस तथ्य को देख लेते हैं। यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। बजट पर बहस और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार। विभिन्न संस्थाओं की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन। विभिन्न संस्थाएं कौन थी? जैसे नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं। और सीमित एवं परोक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। परोक्ष चुनाव आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार का अध्ययन करेंगे, जिसने पहली बार पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट
की व्यवस्था शुरू की। यदि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।